देखिए, जब धरती पे पाप बढ़ने लगता है तो भगवान का अवतार आता है उस पाप को खत्म करने के लिए। ठीक उसी तरह जब फिल्मों में कुछ ज्यादा ही क्रिंज बढ़ने लगता है तब साउथ की फिल्मों को आना पड़ता है देश को क्रिंज से बचाने के लिए। एक समय पर जब बॉलीवुड उसी पुराने फॉर्मूला को वैसे ही निचोड़ रहा है जैसे आप आखिरी बचे हुए टूथपेस्ट को निकालने के लिए ट्यूब को निचोड़ते हैं, उस समय साउथ सिनेमा जेन्युइनली इनोवेशन कर रहा है इंडस्ट्री में। तो उसी सिलसिले में आज बात करते हैं महावतार सीरीज के बारे में और कैसे अगेन साउथ सिनेमा इंडिया के 2020s के सिनेमा रेवोल्यूशन को स्पीयर हेड कर रहा है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो महावतार नरसिम्हा जो एक एनिमेटेड फिल्म है जिसका बजट सिर्फ 4 करोड़ है, उसने अपने 3 दिन की ओपनिंग में 15 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए हैं। तो ये मूवी भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार पर बनाई गई है। नरसिम्हा अवतार जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, जो आधे नर और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए थे, जो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए आए थे, जो अपने आप को भगवान समझने लगा था और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को मारना चाहता था क्योंकि वो हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं मानता था। वो बेसिकली एक एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजन जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है उनकी तरह बिहेव करने लगा था। हिरण्यकश्यपु एक पावर हंग्री ईगो में डूबा हुआ असुर था और वो हिरण्यक्ष का बड़ा भाई था जिसे पहले ही विष्णु के वराह अवतार ने मारा था। तो ऑब्वियसली उसके दिल में भगवान विष्णु और उनके भक्तों के लिए एक गहरी नफरत भी थी। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से एक व्रत मांगा था जिसके बाद उसका मरना बेसिकली इम्पॉसिबल हो गया था। न उसे दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न आसमान में, न जमीन पर, न स्वर्ग में, न पाताल में, न किसी शस्त्र से, न किसी के हाथ से, न किसी इंसान से, न देवता से, न राक्षस से, न जानवर से मारा जा सकता था। और उसने इस वरदान का इस्तेमाल करके अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु के भक्तों को टॉर्चर करने लगा। अपने खुद के बेटे प्रहलाद को भी उसने नहीं छोड़ा। लेकिन प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप धारण किया। उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जो ना इंसान था ना जानवर, नरसिम्हा का रूप, आधा शेर आधा आदमी। फिर क्या, उसके बाद भगवान नरसिम्हा ने उन्हें डस्क के समय पर मारा जो ना दिन होता है ना रात होता है। महल के डोर स्टेप पे मारा जो ना अंदर था ना बाहर था। अपनी जांघ पर बिठा के मारा जो ना जमीन था ना आसमान था। और अपने पंजों से उसका वध किया जो ना कि शस्त्र है ना किसी का हाथ है। उनका रूप रौद्र और शक्ति का प्रतीक है जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तैयार खड़ा रहता है। और ये स्टोरी लाइन इस फिल्म में भी बहुत अच्छे से कवर की गई है। स्टोरी स्टार्ट से ही लोगों को हुक करके रखी हुई है। IMDb पर इसको 9.8 की रेटिंग मिली है और ये मूवी महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली इंस्टॉलमेंट है, यानी पहली मूवी है। इस मूवी के बाद महावतार परशुराम 2027 में, जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत ईगरली इंतजार करूंगा, महावतार रघुनंदन 2029 में, महावतार द्वारकाधीश 2031 में, महावतार गोकुलनंद 2033 में और 2 पार्ट का कंक्लूजन महावतार कल्कि पार्ट 1 और महावतार कल्कि पार्ट 2 2035 और 2037 में आने वाले हैं। ये मूवी होम्बले फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है जो एक साउथ की प्रोडक्शन कंपनी है जो बेंगलुरु में बेस्ड है। इस मूवी के कई क्लिप्स ऑलरेडी वायरल हो रहे हैं जिसके अराउंड काफी हाइप बन गई है। तो एक तरफ ये फिल्म है और दूसरी तरफ बॉलीवुड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सैयारा, जिसने पूरे देश में एक नए क्रिंज का पैंडेमिक क्रिएट कर दिया है। पता नहीं क्या हुआ है इस फिल्म से कि जेन जी तो वन शॉट हो गया है। बेसिकली लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं थिएटर में। लोग पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस वायरस को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये बीमारी अब जेन जी तक ही सीमित नहीं है, जेन अल्फा तक भी पहुंच गई है। बहुत दिन चलेगा नहीं ये, चिंता मत करिए क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस।
लेकिन कमाल की बात यह है कि भले ही ये वायरस इंडिया में फैला हो, लेकिन इस वायरस का ओरिजिन इंडिया से नहीं हुआ है। लेकिन बॉलीवुड देखिए अभी भी ये बाबू सोना टाइप की फिल्मों में ही लगा हुआ है। बॉलीवुड में गहराइयां जैसी मूवीज आती हैं जिसमें इस तरह का कंटेंट निकल के आता है, जहां अनन्या पांडे को मोस्ट टैलेंटेड एक्टर हमें बताया जाता है। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। नादानिया मूवी निकल के आई थी जो इतनी क्रिंज मूवी थी, लोगों को इतनी नापसंद आई थी कि लोग गुस्से में आके इब्राहिम खान के बाप को अटैक करने लग गए थे। आंखों की गुस्ताखियां फिल्म में इतनी ओवर एक्टिंग है कि इस मूवी को देखना आंखों की गुस्ताखियां नहीं, आंखों पर गुस्ताखियां हैं। फिर लव आजकल निकल कर आई थी। प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली एक फॉर्मूला को लेके तोड़ मरोड़ के दूसरे फॉर्म में डालते रहते हैं लोगों के ऊपर। बॉलीवुड से ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट करना थार ड्राइवर से रोड के रूल्स को फॉलो करना जितना ही डिफिकल्ट है। ये सैयारा भी अपेरेंटली 20 साल पुरानी कोरियन मूवी का एक रिप ऑफ माना जा रहा है, जिस मूवी का नाम है अ मोमेंट टू रिमेंबर। स्टोरी के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट सीन्स भी जो हैं वो अलेजेडली इस मूवी से सैयारा मूवी में कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और बॉलीवुड की कई फिल्मों की यही हालत हो रखी है, या तो बॉलीवुड फ्लॉप बना रहा है और बाकी जो मूवीज हैं वो रीमेक्स बना रहा है। सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। आमिर खान जैसे एक्टर्स को अपनी फिल्म्स को फ्लॉप होने से बचाने के लिए सीन बाय सीन रीमेक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सितारे जमीन पर 2018 की स्पेनिश फिल्म कैंपियोनेस की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और बहुत सारे सीन्स तो डायरेक्टली उठाए गए हैं उस फिल्म में से। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। डिसेबल लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। रेड 2 तो अपने ही सीक्वल का रीमेक है बेसिकली। साला कॉपी करने में भी ये लोग इंसेप्शन लगा रहे हैं। शैतान मूवी गुजराती थ्रिलर मूवी वश का रीमेक है। विक्रम वेधा रीमेक है। दृश्यम 2 रीमेक है। टू एन एक्सटेंट बॉलीवुड कॉपीवुड बन चुका है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता है और थोड़ा सा क्रिंज ऐड कर देता है बस इसमें। ये बड़े स्टार्स को इंक्लूड करके साउथ की या दूसरे जगहों की फिल्म्स को रीमेक कर तो रहे हैं, लेकिन वो रीमेक्स हैं, सोललेस रीमेक्स हैं, इस वजह से ऑडियंस के साथ उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। और देखिए किसी भी देश का अगर फिल्म इंडस्ट्री है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही माध्यम नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टोरी टेलर्स भी होते हैं उस देश के, जो उस देश की स्टोरी पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। उस देश की कहानी, उस देश का कल्चर, उस देश का सॉफ्ट पावर मशीन एक तरह से होते हैं। लेकिन जब शीशा ही खराब हो तो यार पिक्चर कैसी दिखेगी। बॉलीवुड के साथ हिस्टोरिकली प्रॉब्लम देखिए, हमने इस शो पे बहुत बार बात की है, ये रही है कि वो बेसिकली एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गई थी। कई सालों से बॉलीवुड को क्रिटिसाइज किया गया है कि वो सिलेक्टिवली एंटी हिंदू, एंटी नेशनल और जबरदस्ती का सेक्युलरिज्म लोगों के ऊपर पेलते हैं। बॉलीवुड ने हमेशा मुगल्स को, इस्लामिक रूलर्स को हिस्टोरिकली ग्लोरीफाई किया है, चाहे मुगल आजम हो, जोधा अकबर हो। एक तरफ साउथ की होम्बले फिल्में हिंदू डीईटीज पर सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बना रही हैं, दूसरी तरफ बॉलीवुड में पीके में महादेव पर मजाक उड़ाया जाता है। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है यार। शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन होते हैं? ओ माय गॉड में मूर्तियों और मंदिरों को बिजनेस सेंटर कह दिया गया है। क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपका, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए, मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। हिंदू धर्म पे कोर्ट सीन्स चल रहे हैं। हैदर में इंडियन आर्मी विलेन है और पाकिस्तान ड्रीम कंट्री है। रेवोल्यूशनरी पोएट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप रहने वाले हो इस्लामाबाद। साला फिल्म इतनी कन्विंसिंग थी कि उसमें एक सीन में शाहिद ने जिस बच्चे के सर के ऊपर स्कल रखा था वो आगे जाके सच में आतंकवादी बन गया। फिराक में हिंदू मॉब्स अग्रेसर्स हैं। माय नेम इज खान में बेचारे सारे मुस्लिम्स विक्टिम्स हैं। माय नेम इज खान and I'm not a terrorist। जब कश्मीर फाइल्स निकल के आई थी तो फिल्म क्रिटिक्स उसको प्रोपेगेंडा कह रहे थे। इस तरह की कहानियों को बॉलीवुड ने सालों तक इग्नोर किया है। तब तक इग्नोर किया जब तक कश्मीर फाइल्स एक मेगा ब्लॉकबस्टर बन गई और लोगों को लगा कि अच्छा इस तरह की स्टोरीज में तो एक्चुअली इकोनॉमिक फायदा भी हो सकता है। और तब जाके धीरे धीरे अब रामायण पे फिल्में बन रही हैं, महाभारत पे फिल्में बन रही हैं। लेकिन हिस्टोरिकली बॉलीवुड का जो स्टोरी टेलिंग में एक एंटी हिंदू एलीट बायस रहा है वो क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि साउथ की, खासकर जो तेलुगु और कन्नड़ा की फिल्में हैं, वो किस तरह से बॉलीवुड से अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही हैं और सक्सीड कर रही हैं एज अ रिजल्ट। इन दोनों इंडस्ट्रीज में वैसा ही डिफरेंस है जैसा आमिर खान और फैजल खान के करियर में है। फैजल खान कौन एग्जैक्टली? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है यार, कल्ट क्लासिक मेला फिल्म में वो एक्टर थे। ये हिंदुइज्म को एक प्यार के भाव से दिखाते हैं, इंडियन कल्चर को एक प्यार के भाव से दिखाते हैं। जैसे कल की 2898 हो, जैसे कांतारा हो, जैसे RRR हो, जैसे बाहुबली हो, जैसे लेजेंड ऑफ हनुमान हो, ये सारी मूवीज ह्यूज हिट साबित हुई थी। और अब देखिए जो होम्बले फिल्म्स की महावतार यूनिवर्स निकल कर आ रही है और जो उनकी नरसिम्हा की मूवी अभी सुपर हिट हुई है,
ये मूवीज जो हैं जेन्युइन इनोवेशन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग में, जेन्युइनली नई स्टोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं एनिमेशन के थ्रू। ये नहीं कि बॉलीवुड की तरह तेरे नाम की फिल्म की जो स्टोरी है उसको तीसरी बार फिर से रिसाइकिल करके लोगों के सामने पटक दे रहे हैं कि ये लो एंजॉय करो। और बॉलीवुड जो स्ट्रगल कर रहा है उसके कंपैरिजन में साउथ के जो मूवी मेकर्स हैं वो इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को गिरने नहीं दे रहे हैं। RRR, KGF, कांतारा जैसी मूवीज ने दुनिया में एक्कोलेट्स कमाए हैं। इंटरनेशनली फेमस फिल्म मेकर्स जो है वो सदर्न सिनेमा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। On the awards rounds last year, I saw you met up with S.S. Rajamouli, who directed a fantastic film, RRR. Talk about that film. What do you think of that? Well, I was honest. I was being honest with him at the time that I thought it was spectacular work, and it was great to see Indian cinema, you know, bursting out into the world stage with broad acceptance. और अब ये एनिमेशन में भी घुस रहे हैं। ऑनलाइन रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स की तरफ से इसको बहुत प्रशंसा मिल रही है। वाओ क्या था ये। जब पिछले कुछ दिनों से मैं महावतार नरसिम्हा का PR चलते हुए देख रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि ठीक ही है, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री तो वैसे भी डेड है, अच्छा से अच्छा ये क्या ही दिखा लेंगे। पर जब अभी मैंने महावतार नरसिम्हा मूवी देखी तो मेरी आंखें चौंधी आ गई हैं और मैं ऐसी और भी मूवीज देखना चाहता हूँ। एंड भाई बेशक होम्बाले फिल्म्स अब मेरे फेवरेट स्टूडियोज में से एक बन चुका है जो बैंगर्स पे बैंगर्स डिलीवर करता है। और अप्रिसिएशन मिले भी क्यों ना यार। आप देखिए, एक तरफ आदि पुरुष है जिसने 600 करोड़ डाल के भी टेम्पल रन 4 डेवलप किया है एंड्रॉइड के लिए। वहीं होम्बले फिल्म्स ने सिर्फ 4 करोड़ के बजट में कम से कम प्रीटी डिसेंट लुकिंग एनिमेशन डिलीवर किया है। और एनिमेशन ऐसा नहीं है कि आपके परखच्चे उड़ा देगा, इट्स अ डिसेंट एनिमेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक ना करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो, बट उसके बावजूद स्टोरी टेलिंग इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जिस तरह से डिलीवर किया गया है स्टोरी, दैट इज वेरी वेल डन। अनलाइक आदि पुरुष, इस मूवी को सिर्फ स्टार कास्ट के नाम पे नहीं बेचा जा रहा है। इस मूवी के साथ चरुवी अग्रवाल जैसे एक्सपीरियंस्ड एनिमेटर्स का नाम जुड़ा हुआ है, जिनके वर्क्स को पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिकली एक्लेम किया गया है। 2013 में इन्होंने हनुमान चालीसा के ऊपर 12 मिनट की एक विजुअल डिजाइन डेवलप की थी और उसी के लिए उनको एनिमा अवार्ड मिल गया था। और इनके इस काम को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और फिर इसके बाद इन्होंने लेजेंड्स ऑफ हनुमान जैसे लेजेंडरी इंडियन एनिमेशंस को क्रिएट किए हैं। और लेजेंड्स ऑफ हनुमान सीरीज में इनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजुअल डिजाइन्स को भी मास लेवल पे ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था। जिस वजह से इस सीरीज ने 5.8 मिलियन व्यूज के साथ और मैक्स चार्ट को भी टॉप किया था। और इसके अलावा किल्बर्ट जगन्नाथन और संजीव पॉल जैसे लेस पॉपुलर बट टैलेंटेड एनिमेटर्स का नाम भी इस मूवी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप होम्बले फिल्म्स का प्लान देखेंगे तो क्लियरली इन्होंने इंडिया की एनिमेशन मूवीज के ऊपर एक लॉन्ग टर्म बेट लगाया है। और फर्स्ट जो इनकी रिलीज हुई है उससे ऑलरेडी इनको एक काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया है। 4 करोड़ जो इन्होंने इन्वेस्ट किए थे उसका ऑलरेडी इन्होंने 4 गुना कमा लिया है। एंड जिस तरह से इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है, जिस तरह से ये फिल्म सक्सीड कर रही है, they're going to make more money। और होपफुली अगली जो इनकी मूवीज आएंगी इस लिस्ट में, they're going to have even more hype behind it। और होपफुली जो फिल्म मेकर्स हैं वो और भी पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ दैट मूवी इवन मोर। आप देखेंगे अगर चाइना में, जापान में, तो एनिमे का जो मार्केट है, एनिमेशन का जो मार्केट है वो बहुत जोर से एक्सप्लोड कर रहा है। एंड आई फील लाइक कि आप देखेंगे कि इंडिया में एनिमे पिछले कुछ सालों में कितना पॉपुलर हो गया है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में आप लोग जो हैं, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो एनिमे देखते होंगे या एंजॉय करते होंगे। तो अगर आप एंजॉय करते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि आपका फेवरेट एनिमे आजकल कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि एनिमे की कितनी पॉपुलैरिटी है इंडिया में। तो उस एनिमेशन की जो ऑडियंस है उसको अगर कोई इंडिजिनस फिल्म इंडस्ट्री, इंडिजिनस फिल्म मेकर कैप्चर करे तो दैट्स ग्रेट फॉर इंडियन सिनेमा। और देखिए इस समय इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इंडियन कल्चर के ऊपर मूवीज डिमांड कर रहा है, इंडियन हिस्ट्री पर मूवीज डिमांड कर रहा है, जो इंडिया की असली हिस्ट्री लोगों को दिखाए। पेट्रियोटिज्म पे मूवी डिमांड कर रहा है जो उनको उनके देश के बारे में वैसी ही फीलिंग दे जैसी फीलिंग वो खुद फील करते हैं। बहुत हो गया हमको अपनी पेट्रियोटिज्म के ऊपर गालियां पड़ते हुए, बहुत हो गया मैं हूं ना जैसी फिल्में देखना जिसमें कि विलेन जो है वो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मानता था कि भैया पाकिस्तान आतंकी स्टेट है, और एट द एंड ऑफ द डे टर्न्स आउट कि साला विलेन ही सही था। बहुत हो गई वैसी फिल्में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि साउथ सिनेमा जो है वो इनोवेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, नए आइडियाज ला रहा है, ओरिजिनल मूवीज लोगों के सामने लिख रहा है। दे आर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिलीवर मूवीज जो पूरी मास ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट कर रही हैं। एंड दे आर गोइंग इनटू द हिंदी हार्टलैंड टू टेक बॉलीवुड ऑडियंस। साउथ के लोग अब पटना जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ऑडियंस को खींचने के लिए।
और आई एम वेरी हैप्पी कि साउथ की मूवीज इस वजह से सक्सीड कर रही हैं, बिकॉज वो पूरे इंडिया को इंक्लूड कर रही है। वो एलिटिस्ट नहीं है अपनी मूवीज में, दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि उनका जो व्यूअर बेस है इट इज एज बिग एज पॉसिबल। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे ग्रो अप कर रहे हैं, उनके पास कांतारा, RRR, महावतार जैसी मूवीज हैं, और जो फ्यूचर होम्बले की एनिमेटेड मूवीज आने वाली हैं वैसी मूवीज हैं। सो वो ग्रो अप कर सकते हैं विद अ फैसिनेशन, विद अ लव फॉर देयर कल्चर। इस तरह की मूवीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी जब मैं बड़ा हो रहा था। हमारे पास शायद अमर चित्र कथा की सीरीज थी जिसकी वजह से मैं अपने कल्चर से जुड़ा रहा था टू अ लार्ज एक्सटेंट। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की अब मूवीज आ रही हैं दैट किड्स विल बी ग्रोइंग अप ऑन, और फ्यूचर में भी बच्चे देख सकते हैं ये इस तरह की फिल्में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी द सक्सेस ऑफ दीज मूवीज। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखी है ये फिल्म? अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी, और आपको सबसे अच्छा इस एनिमेशन के बारे में क्या लगा? व्हाट वाज द वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और बाकी गाइस अगेन आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।